पहली रात उस बंगले में मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार अम्मा का ख्याल आने लगा। हालांकि जिस कमरे में मुझे सोने के लिए कहा गया था वहां हर आसाइश मौजूद थी। यहां तक कि कमरे में एसी भी चल रहा था। 2 दिन तक मुझे नींद नहीं आई। अचानक मुझे ये लगा जैसे सिसकियां भर भर के कोई रो रहा हो। मैं जाग रही थी, इसलिए अपने कमरे से बाहर आ गई। जब बाहर आई तो मुझे जमशेद के कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी। मैं हैरान थी कि रात के इस पहर क्यों रो रहा है। फिर मुझे याद आया, उसकी वालिदा कह रही थी कि किसी दिन उस पर पूरे वजूद में बहुत दर्द उठता है जो उससे बर्दाश्त नहीं होता। उसे मेडिसिन देनी होती है, इंजेक्शन लगाना होता है, और इतना तो मैं कर सकती थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसके रोने की आवाज अभी भी कम नहीं हुई। मैंने दरवाजे का नॉब घुमाया, दरवाजा खुल गया। सामने देखा तो वो नौजवान एक एल्बम देखता हुआ रोए जा रहा था। गर्दन पर अभी भी कॉलर चढ़ा हुआ था। अपनी कमर पर 2-3 तकिए रखे वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए हुए बैठा रो रहा था। मुझे देखकर उसने अपने आंसू साफ किए। मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो? रात के इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत पेश आ गई तुम्हें? मैंने कहा, वो आपकी सिसकियों की आवाज से आंख खुल गई। आप रो क्यों रहे थे? मैं जिस कदर बड़बोली किस्म की थी उतने ही अपने अंदर एक बहुत नरम सा दिल रखती थी। उसके आंसू देखकर मुझे पता नहीं क्यों कुछ होने लगा। मैं उसके पास आकर बैठ गई। उसने एल्बम फौरन से बंद कर दिया। मैंने कहा, किसे देखकर रो रहे थे? कहने लगा, जिसे मैंने टूट कर चाहा था, बहुत मोहब्बत की थी, समझा तो था कि हर हाल में मेरा साथ देगी, लेकिन मेरे एक एक्सीडेंट में मेरी टांगे छिन गई और मेरी मंगेतर मुझे छोड़कर चले गए। ये कहते हुए वो अपने आंसू साफ करने लगा। कहने लगा, पिछले 5 साल से मैंने उससे मोहब्बत की और उसने मुझसे, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। 5 मिनट भी मेरे पास नहीं रुकी। एक बार ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जब उसे ये पता चला कि मैं जिंदगी भर चल नहीं पाऊंगा, व्हील चेयर मेरा मुस्तकबिल है, उसने मुझसे हाथ छुड़वा लिया। कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। फिर कहने लगा, मैं कभी कभार सोचता हूं कि शायद सब कुछ पैसा होता है। जब मैं बिल्कुल ठीक ठाक था तो लड़कियां मुझ पर मरती थीं और मैं किसी और की तरफ नहीं देखता था। मेरी मंगेतर हसीन तरीन लड़की थी जिससे मैंने बेतहाशा मोहब्बत की थी, और वो भी मुझसे मोहब्बत के दावे करती थी। लेकिन क्या हुआ, मेरा वक्त बदला तो वो भी बदल गई। जब मुझे उसकी याद शिद्दत से आती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा जी चाहता है मैं अपने आप को खत्म कर लूं। गहरी सांस लेकर कहने लगा, पता नहीं मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूं। फिर कहने लगा, मुझे लगता है कि ये दर्द मेरी जान ले लेगा। इस दर्द को सहना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। मेरा जी चाहता है मैं खुद को कैद कर लूं, किसी का सामना ना करूं, कोई मुझे ये ना कहे कि मैं लंगड़ा हो चुका हूं, चल नहीं सकता। जानती हो, कभी मुझे ये याद आता है कि मैंने तुम्हें लंगड़ी कहा था। उस वक्त तुम बहुत बड़ी मजबूरी में थी, बेबसी में थी, चप्पल टूटी हुई थी, बारिश तेज बरस रही थी। तुम्हें फिक्र थी कि तुम अपने डॉक्यूमेंट्स बचा लो, कहीं भीगने की वजह से वो खराब ना हो जाए, ये ना हो कि तुम्हें नौकरी ना मिले। और मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। तुम्हें गरीब और मामूली लड़की समझकर मैंने तुम्हें बहुत बातें सुनाई थी। शायद तुम्हारे दिल से मेरे लिए कोई आह निकली थी। जब भी मेरे साथ ये कहने के बाद वो फिर से रोने लगा। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता रही हूं कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था। प्लीज आप ना रोए। आप रोते हैं तो मुझे दुख होता है। मेरी अपनी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था। फिर उसने अपने हाथ जोड़ दिए। कहने लगा, अगर कभी तुम्हारे दिल से मेरे लिए कोई आह या बद्दुआ निकली हो तो मुझे माफ कर देना। कहने लगा, तुम पहली लड़की हो जिससे मैं माफी मांग रहा हूं। मैं बहुत घुमंडी और मगरूर किस्म का इंसान था। मैंने उसके दोनों हाथों को थाम लिया। मैंने कहा, प्लीज मुझे यूं शर्मिंदा ना करें। फिर कहने लगा कि तुम चाहे जितने मुझसे पैसे ले लो, अपने हालात दुरुस्त कर सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे कमरे से बाहर मत लेकर जाना। मुझे जिंदगी से कोई भी दिलचस्पी नहीं रही, चाहता भी नहीं हूं। फिर कहने लगा कि जानती हो मैं उस लड़की के लिए आज क्यों रो रहा हूं?
क्योंकि आज फेसबुक पर उसकी मंगनी की तस्वीरें लगी है। वो भी एक हैंडसम नौजवान के साथ बैठी हुई है, अपने हाथ में मंगनी की अंगूठी पहनी हुई थी। मैं सोचता हूँ कि ये क्या होती है मोहब्बत। मैंने कहा कि हर लड़की ऐसी नहीं होती, आप आजमा कर देख ले। कहने लगा बस एक ही को आजमा कर देख लिया, बार बार क्यों मैं किसी के पास जाऊं। मैंने कहा कि आपकी मोहब्बत तो किसी और की हो गई, लेकिन आप अपनी जिंदगी को एक कमरे में कैद ना करें। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। आप अगर मेरा साथ देंगे तो आपको अपनी बाकी की जिंदगी अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि मैंने भी कभी गुर्बत को अपने सर पर सवार नहीं किया। हम माँ बेटी गरीब होने के बावजूद कभी ये नहीं सोचते कि कल खाने को क्या मिलेगा। बस आज जो है ठीक है, कल की कल देखेंगे, और फिर कहीं ना कहीं से कल की रोटी का भी इंतजाम हो ही जाता है। आप अपने आज को अच्छा बनाएं, कल की फिक्र छोड़ दें। कल कौन सा किसी ने देखी है। मेरी बात पर वो कहने लगा अच्छा, वैसे भी मेरी जिंदगी के दिन ज्यादा नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब। कहने लगा फिर कभी बताऊंगा, जाओ जाकर आराम करो। मैंने कहा लेकिन पहले वादा करें कि कल का पूरा दिन आप मेरे साथ गुजारेंगे, मेरे तरीके से। मेरी बात सुनकर कहने लगा ठीक है, तुम्हारे तरीके से भी गुजार के देख लेता हूं। मैं खुश हो गई कि उसने मेरी बात रख ली। मैं अपने कमरे में जाके सो गई। सुबह जब मैं उठी तो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। जब उसके कमरे में गई तो वो आम से लिबास में था, लेकिन खिड़की से बाहर अपने लॉन में फूलों पर बैठी तितली को देख रहा था, मुस्कुरा भी रहा था। मैंने उसकी व्हील चेयर पीछे से पकड़ी और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगी। कहने लगा ये क्या कर रही हो तुम। मैंने कहा आज का दिन आपने मेरे साथ गुजारने का वादा किया है, इसलिए आप कुछ नहीं बोलेंगे। कहने लगा प्लीज मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा बस मेरी खातिर। वो चुप सा हो गया। मैं उसे बाहर ले आई, उसकी व्हील चेयर लॉन में खड़ी कर दी। मौसम बहुत खुशगवार था, बादल आसमान पर छाए हुए थे। मैंने कहा देखो कितना खूबसूरत मौसम है। कहने लगा मेरे लिए नहीं है, मौसम का ताल्लुक दिल से होता है। मैंने कहा आज अपनी आंखों से नहीं देखो प्लीज जमशेद, मेरी आंखों से देखो। मैंने फूलों पर बैठी हुई तितलियों को अपने हाथों में कैद किया और उसके पास ले आई। मैंने कहा जल्दी से अपने हाथ खोलो। कहने लगा तुम पागल हो क्या, बिल्कुल बचकाना हरकतें हैं तुम्हारी। मैंने कहा जल्दी से अपना हाथ खोलो। उसने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने अपने हाथ उसके हाथों पर रख दिए। हम दोनों के हाथ आपस में मिले तो एक छोटा सा कैद खाना सा बन गया, जिसमें तितलियां उड़ रही थीं। हम दोनों के हाथों को छू रही थी। वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा अच्छा लग रहा है ना आपको। मैंने अपने हाथ ऊपर कर लिए। तितली हवा में उड़ने लगी। कुछ ही देर में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। कहने लगा प्लीज मुझे अंदर ले जाओ। मैंने कहा क्यों अंदर ले जाऊं, इतना हसीन मौसम है और तुम्हें अंदर जाना है। नहीं भाई, आज बारिश में नहाओ, देखो तुम्हें कितना फ्रेश फील होता है। कहने लगा देखो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हें बहुत बुरा डांटूंगा, मुझे मेरे कमरे में छोड़ कर आओ। मैंने कहा नहीं, आज तो आपको मेरे साथ बारिश एंजॉय करनी पड़ेगी। फिर मैंने एक मुलाजिमा को आवाज दी, वो फौरन से लॉन में आ गई। मैंने कहा जल्दी से पकौड़े बनाओ और सुनो उसमें हरी मिर्च ज्यादा डालिएगा और साथ में इमली की चटनी। जमशेद कहने लगा मैं ये सब नहीं खाता। मैंने कहा आज आपको सब कुछ खाना पड़ेगा। बारिश तेज होने लगी। वो अपने मुलाजिम को आवाज देने लगा। जैसे ही वो मुलाजिम लॉन में आया, जमशेद उसे कहने लगा मेरी व्हील चेयर कमरे में लेकर जाओ, मुझे नफरत हो चुकी है इस बारिश से। जैसे ही वो मुलाजिम आगे बढ़ा, व्हील चेयर पकड़ने लगा। मैंने कहा छोड़ो यहीं पे और अंदर जाओ। वो बार बार जमशेद को देख रहा था। जमशेद कहने लगा तुम क्या पागल लड़की हो, देखो तुम्हें नहाना है, शौक से नहाओ, मुझे इस बारिश से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा क्यों दिलचस्पी नहीं है, ये समझ लो कि मैं तुम्हारी वो ही मंगेतर हूं। मेरे यूं बेतकल्लुफ होने पर कहने लगा तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरी केयर टेकर हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है मुझे पता है। मैंने उस मुलाजिम को बोला कि तुम जाओ, ये मेरी ड्यूटी में है। आज के बाद जमशेद मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए किसी को भी बीच में आने की जरूरत नहीं है। मुलाजिम जा चुका था। मैं उसकी व्हील चेयर को लॉन में ही घुमाने लगी।
पहले तो मुझे डांटता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि बारिश कम हो गई है, मैं घुटनों के बल उसके सामने जमीन पर बैठ गई। बारिश से हम दोनों भीग चुके थे। फिर मुझे देखकर कहने लगा, मैंने तुम जैसी जिद्दी लड़की नहीं देखी। मैंने कहा, आइंदा देखोगे भी नहीं। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ कैसे लग रहा है? कहने लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम समझती हो कि तुम मेरे अंदर जिंदगी की रौनक पैदा कर दोगी, तो शायद तुम्हारी गलत फहमी है। फिर कहने लगा, मुझे ठंड लग गई तो जिम्मेदार तुम होगी। मैंने कहा, एक कप कॉफी पिला दूंगी। कुछ ही देर में चाय और पकौड़े बन चुके थे। मैं उसकी व्हील चेयर अंदर की जानिब ले गई, फिर उसे पकौड़े भी जबरदस्ती खिलाए। पहला पकौड़ा तो उसने नाक मुंह चढ़ाते हुए खाया, लेकिन उसके बाद कहने लगा, ये तो बहुत मजे की चीज है। मैंने कहा, इटालियन फूड से बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले कि देसी खानों का क्या लुत्फ होता है। कहने लगा, अब मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। बारिश का जोर काफी हद तक टूट गया था। मैं उसको उसके कमरे तक ले गई। अपनी पसंद से अलमारी से उसके लिए सफेद रंग की शलवार कमीज निकाली। वो बेड पर रखकर मैंने मुलाजिम को कमरे में भेज दिया। दोपहर का खाना मैंने मुलाजिमा से कहकर जमशेद की पसंद का पकवाया था, जो वो पहले कभी खाया करता था। इस बार खाना उसे कमरे में देने के बजाय मैं उसे लेकर बाहर आ गई और उसे डाइनिंग टेबल के सामने रख दिया। फिर उसके सामने बैठ गई। कहने लगा, ये जो आज जबरदस्ती तुम मेरे साथ कर रही हो ना, कल ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने कहा, कल की कल देखी जाएगी। बहुत मजे की बिरयानी बनी है। उसने बिरयानी खाई, लेकिन आज वो पहले से काफी ज्यादा फ्रेश लग रहा था। फिर वो रोजाना मुझे डांटता रहता, लेकिन मैं जबरदस्ती कभी उसे लॉन में ले आती, कभी उसे घर में ही घुमाती रहती। उसकी एक भी नहीं सुनती थी। कहने लगा कि मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो ना। मैंने कहा, ये क्यों सोच रहे हो? मुझे तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं, तुम्हारा साथ भी अच्छा लगता है, बस इसलिए। कहने लगा, सब 4 पैसों की बात है। मैंने कहा, वो 4 पैसे मेरी मजबूरी हैं, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मेरी मजबूरी नहीं है। मैं मनमौजी किस्म की लड़की हूँ। मुझे तुम अच्छे लगते हो तो लगते हो। फिर मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा, तुम्हें ड्राइविंग आती है? कहने लगा, टूटे हुए पांव से क्या ड्राइविंग करूंगा। मैंने कहा, यही क्यों सोचते रहते हो कि ये टूटा हुआ है, ये हो गया, वो हो गया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कहने लगा, यूं ड्राइविंग नहीं कर सकता। मैंने कहा, देखो, तुम बराबर वाली सीट पर बैठ जाना और मुझे बताते रहना। बता तो सकते हो ना, मैं वैसे ही चलाती रहूंगी। मुझे ना ड्राइविंग सीखने का बड़ा शौक है, लेकिन क्या है कि मैंने कभी गाड़ी में सवारी नहीं की, बस बसों में ही धक्के खाए हैं। कहने लगा, तो ड्राइवर के साथ कहीं घूम फिर आओ। ड्राइवर के साथ क्यों जाऊं? ड्राइवर की केयर टेकर थोड़ी हूं मैं तो तुम्हारी हूं। चलो ना, बाहर चलते हैं, खाना खाएंगे। कहने लगा, ड्राइवर के साथ चले जाते हैं। मैंने कहा, नहीं, ड्राइविंग मैं करूंगी। कहने लगा, फिर तो तुम मुझे वक्त से पहले ऊपर पहुंचा दोगी। मैंने कहा, अच्छा है ना, दोनों ऊपर जाएंगे एक साथ। तुम्हें वहां भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत एकदम बदली। कहने लगा, दोबारा ये कभी मत कहना, खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो। मैंने कहा, खुदा ना करे तुम्हें भी कुछ हो, बस मेरा एतबार करो, मुझे बताते जाओ, मैं वैसे वैसे ड्राइविंग करती जाऊंगी, सीख भी लूंगी। मेरा मकसद उसे घर से बाहर निकालना था, वरना ड्राइविंग सीखने का मुझे कोई खास शौक नहीं था। मुझे कौन सी मुस्तकबिल में गाड़ी चलानी थी। उसकी वालिदा ने कहा था कि उसकी टांगों का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन उसकी टांगें जो कि बेजान हो चुकी हैं, उन्हें काट कर मसनूई लगा दी जाएंगी। लेकिन वो इस बात पर राजी नहीं है। वो पहले की तरह चल फिर भी सकता था, लेकिन कहता था कि किसके लिए जीऊंगा मैं जबरदस्ती उसे बाहर ले गई। ड्राइवर ने उसे गाड़ी में बिठाने में मदद भी की। उसके बाद मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। वो मुझे बताने लगा, पहले तो मैं वही बंगलों की गलियों में ही गाड़ी चलाने लगी, वहीं करीब की मार्केट में चले गए, गाड़ी खड़ी करके आइसक्रीम खा ली। आहिस्ता आहिस्ता मैं अच्छी खासी गाड़ी चलाने लगी। मैं बहुत जल्द ड्राइविंग सीख चुकी थी, इसलिए मैं कुछ दिन बाद उसे साहिल समंदर तक ले गई। हालांकि वहां से उसका घर सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर था। वहां पर एक मशहूर ढाबा था। वहां जाकर मैंने गाड़ी रोक दी।
कहने लगा ये कहाँ लेकर आई हो? मैंने कहा यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। कहने लगा ढाबे का खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, आज खा लो। कहने लगा बहुत से 5 स्टार होटल है यहाँ पर, वहां ले जाओ, वहां के वेटर मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वो खाना हमें गाड़ी में ही सर्व करवा देंगे। मैंने कहा वो तो तुमने पहले बहुत दफा खाया है, प्लीज आज मेरे कहने पर खाओ। और जब यहाँ की कढ़ाई बनती है तब तक हम गोलगप्पे खाते हैं। मैंने सामने ही एक गोलगप्पे वाले की रेहड़ी देखी तो उसे सीटी मारकर बुलाया। वो मेरी शक्ल देखने लगा, कहने लगा अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। वो लड़का मेरी तरफ देखने लगा, मैंने उसे वहीं से हाँक लगाई, 2 प्लेट गोलगप्पे की लेकर आओ फटाफट, और बात सुनो तीखा ज्यादा रखना। वो कहने लगा 2 प्लेट क्या करनी है? देखो ये गोलगप्पे जैसा मजाक मेरे साथ मत करना, ये तुम खाओगी मैं नहीं। मैंने कहा क्यों? खा कर तो देखो, बहुत अच्छा लगेगा। ये जो तुमने अपने अंदर अफसरों वाला एक घुमंडी इंसान बिठा रखा है ना, खुदा के लिए इसे तो तुम 2 मिनट के लिए साइड पे कर दो, फिर देखो जिंदगी कितनी अच्छी लगती है। कहने लगा मुझे गोलगप्पे खाना बहुत एम्बैरस करता है। मैंने कहा छोड़ो भी, पूरी दुनिया खाती है। इतनी देर में 2 प्लेटें गोलगप्पे की आ चुकी थी। मुझे देखकर उसने बिना पानी डाले गोलगप्पा मुंह में डाला और ऊपर से खट्टे पानी का घूंट भरने लगा। मैंने कहा ये क्या तरीका है? कहने लगा तमीजदार लोग इसी तरह से खाते हैं। मैंने अपनी प्लेट में से एक गोलगप्पा उठाया, उसे पानी में भरा और जल्दी से उसके मुंह के करीब ले गई। मैंने कहा जल्दी से मुंह खोलो। कहने लगा पागल हो? जैसे उसने बोलने के लिए मुंह खोला, मैंने पूरा गोलगप्पा उसके मुंह के अंदर ठूंस दिया। कहने लगा बहुत बदतमीज हो तुम। मैंने कहा वैसे तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे। कहने लगा जो हरकतें तुम कर रही हो पता नहीं मैं क्यों तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, क्यों तुम्हें कुछ कह नहीं रहा। मैंने कहा वो छोड़ो, मेरी बात का जवाब दो। कहने लगा बोलो। मैंने कहा उस लड़की ने तुम्हें छोड़ा और तुम चुपचाप बैठ गए, तुमने उसे कुछ कहा नहीं। कहने लगा जाने वाले को कौन रोक सकता है। मैंने कहा अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अच्छी खासी सुनाती, ऐसी ऐसी बद्दुआएं देती कि सारी जिंदगी वो उन बद्दुआओं को याद करती रहती, और तुम चुपचाप लड़कियों की तरह रोते हो। मेरी बात सुनकर वो नजर चुराने लगा। मैंने कहा मर्द बनो, लानत भेजो उस लड़की पर। मर्दों को तो वैसी परवाह नहीं होती, एक छोड़ जाए तो दूसरी लड़की तैयार होती है। फिर मैंने अपने हाथ से उसे सारे गोलगप्पे खिलाए, लेकिन इस बार उसने इनकार नहीं किया, बार बार मेरी तरफ देख रहा था और खा भी रहा था। उसके बाद हमने चिकन कढ़ाई भी खाए, वो भी ढाबे के स्टील के गिलास में पानी भी पिया। कहने लगा वैसे वाकई इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने कहा 5 स्टार होटल में भी यही सब खाने मिलते हैं, बस वो लोग शीशे की प्लेटों में देते हैं और ये स्टील की प्लेटों में। पता है स्टील की प्लेटों में और शीशे की प्लेटों में क्या फर्क है? कहने लगा क्या? मैंने कहा आधी कीमत का। यही कढ़ाई तुम 5 स्टार होटल में खाते तो 5000 का बिल बनता, और यहाँ पर बस 1500 का। काफी सारा खाना बच गया था, मैंने वो पैक करवा लिया। कहने लगा ये क्या करोगी? मैंने कहा अपनी अम्मा को देकर आऊंगी, उन्हें कढ़ाई बहुत पसंद है। कहने लगा अच्छा। फिर मैं अपने पर्स में से पैसे निकाल के देने लगी तो कहने लगा ये क्या कर रही हो, मैं पैसे दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, पैसे हैं मेरे पास, तुम्हारी वालिदा मुझे तनख्वाह दे कर गई थी, आज की दावत मेरी तरफ से है। उसके बाद मुझे वहां पर एक गोले गंडे वाला नजर आया। मैंने कहा गोला गंडा खाओगे? कहने लगा प्लीज, मैं पहले ही बहुत कुछ ऐसा खा चुका हूं जो आज तक नहीं खाया, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर। मैंने कहा तो फिर मेरी खातिर गोला गंडा भी खा के देख लो, बहुत मजे का होता है। हालांकि मैं जानती थी वो किसी का जूठा नहीं खाता। मैंने सबसे पहले गोला गंडा उसे दिया, उसने थोड़ा सा खाया फिर बाहर फेंकने लगा। मैंने कहा इधर मुझे दे दो। मैंने उसके हाथ से प्लास्टिक का गोले गंडे का गिलास पकड़ लिया और खुद खाने लगी। कहने लगा ये मेरा जूठा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गरीब हूं, मेरा जूठा खाते तुम्हें बुरा लगता होगा, मुझे तुम्हारा जूठा खाते बुरा नहीं लगता। कहने लगा बात अमीरी गरीबी की नहीं होती, मैं तुम्हारा महरम भी नहीं हूं,
ये कहते हुए उसने वो गिलास पकड़ा और बाहर फेंक दिया। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। मैंने उसे पता नहीं क्यों अपना समझना शुरू कर दिया था। एकदम मैंने खुद को संभाला कि मैं एक मुलाजिम हूं और वो मेरा मालिक। उसकी वालिदा का फोन आया कि वो मजीद 15 दिन और नहीं आ सकती। जब मैंने ये कहा कि आपका बेटा गाड़ी में बाहर भी जाने लगा है और कुछ दिन बाद ऑफिस भी जाने लगेगा, तो वो बहुत खुश थी। उसने मेरी तनख्वाह डबल कर दी। फिर कहने लगी कि अगर तुम उसे ऑपरेशन के लिए आमादा कर दो तो मैं तुम्हें लाखों रुपए दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है। अगले रोज गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं उसे ऑफिस ले गई। कहने लगा यहाँ क्यों लाई हो? मैंने कहा यहाँ पर तुम्हें आना चाहिए। तुम्हारी वालिदा बूढ़ी हो गई हैं, वो बैरून मुल्क में धक्के खा रही हैं कारोबार चलाने के लिए। तुम्हें थोड़ा तो उनके बारे में सोचना चाहिए। कहने लगा मैं लैपटॉप पर राब्ते में रहता हूँ। मैंने कहा तुम्हें क्या पता तुम्हारा मैनेजर क्या घपला कर रहा है? किसी पर भी एतबार करना अच्छी बात नहीं है। मैंने वहां चौकीदार को इशारा किया और व्हील चेयर लाने के लिए कहा। वो एक व्हील चेयर ले आया। मैंने जमशेद को बिठाने में उसकी मदद की, फिर उसे लिफ्ट में ले गई। ऑफिस में जमशेद को देखकर उसके सारे एम्प्लॉयज खुश हुए थे। अलबत्ता मैनेजर जरूर घबरा गया था क्योंकि वो उसी की चेयर पर मालिक की तरह बैठा था। उस दिन मैंने जमशेद के साथ मिलकर ऑफिस के सारे निजाम को देखा, सारी फाइल्स मंगवाई। काफी पैसों के हेर फेर मैनेजर कर चुका था। जमशेद अब रोज ऑफिस जाने लगा। फिर मैंने उसे कहा कि क्या मेरी खातिर मेरी एक और बात मानोगे? कहने लगा क्या? मैंने कहा तुम अपनी टांगों का ऑपरेशन करवा लो। मेरी बात सुनकर कहने लगा तुम मेरी खातिर क्या कर सकती हो? मैंने कहा कुछ भी। कहने लगा ऑफिस से वापसी पर हम मॉल जाएंगे। मैं तुम्हारी शॉपिंग अपनी मर्जी की करवाऊंगा। अभी तक मैं तुम्हारी मर्जी से जिंदगी जी रहा हूं, इसलिए आज का दिन तुम मेरी मर्जी से गुजारोगे। मैंने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहने लगा ठीक है। उसके बाद वो मुझे मॉल ले गया। व्हील चेयर पर बैठकर उसे मॉल में जाते हुए हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। उसने मेरे लिए एक खूबसूरत सा लिबास खरीदा जो तकरीबन 1 लाख का था। मैं तो ये देखकर हैरान थी। फिर एक गोल्ड की रिंग भी खरीदी। मैं हैरान थी कि ये सब वो क्यों कर रहा है। मैं इतने महंगे तोहफे नहीं ले सकती थी। कहने लगा क्या इसे मेरी खातिर पहनोगी? मैंने कहा जरूर, लेकिन पहले तुम अपना ऑपरेशन करवाओ। कहने लगा ठीक है, करवा लूंगा। फिर कहने लगा सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने जब ये खबर उसकी वालिदा को सुनाई तो वो दूसरे दिन ही वापस आ गए। बहुत खुश थी। कहने लगी तुमने तो मेरे बेटे को नई जिंदगी दे दी। जिस दिन उसका ऑपरेशन था उस दिन वो मुझसे बहुत ढेरों बातें करता रहा। मैंने कहा देखो मुझे आज यहाँ नहीं रुकना, अपनी वालिदा के पास जाना है। अब तुम्हारी वालिदा भी आ चुकी है। कहने लगा पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है ऑपरेशन करवाऊंगा तो मर जाऊंगा। मैंने कहा जमशेद प्लीज ऐसे मत कहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कहने लगा तुम मेरे लिए दुआ करोगी? मैंने कहा क्यों नहीं करूंगी, बहुत दुआएं करूंगी तुम्हारे लिए। जिस दिन उसका ऑपरेशन था मैं अस्पताल में थी। पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दिल में बार बार उसके ऑपरेशन की कामयाबी की दुआएं कर रही थी। 6 घंटे में उसका ऑपरेशन हो चुका था। उसके बाद भी 1 महीना मैंने उसे संभाला। वो चलने से घबराता था, व्हील चेयर की आदत पड़ चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके हाथ थाम कर उसे चलना सिखाती थी, उसके अंदर का खौफ दूर करती थी। कभी कभी ऐसे भी होता कि वो मेरे कंधे पर हाथ रख देता, अपना बोझ मुझ पर डाल देता। इस दौरान कई बार मैं उसके बेहद करीब हुई थी। कभी मेरे दिल की धड़कन तेजी से चलती महसूस होने लगती। मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। अपनी हैसियत भी जानती थी। जब वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसकी माँ ने मुझे 10 लाख रुपए की रकम दी, लेकिन मैंने नहीं ली। कहने लगी क्या हुआ, तुम्हारी मेहनत का इनाम है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। समझे मैंने दोस्ती का हक अदा कर दिया। ये कहकर मैं वापस अपनी माँ के पास आ गई। लेकिन इतने पैसे थे कि 6 महीने नौकरी ना भी मिलती तो हम माँ बेटी का गुजारा अच्छा हो जाता।
अब मैं खोई खोई रहने लगी। मेरी माँ कहने लगी कि तुम क्यों चुप चुप रहने लगी, पहले तो इतनी बातें करती थी। मैंने कहा ऐसे ही अम्मा, अब दिल नहीं चाहता। कहने लगी सोच रही हूं तुम्हारा रिश्ता कर दूं। मैंने कहा कर दो मेरा रिश्ता, फिर बैठ के फाके काटना, रिश्ता कर दूं, मुझे नहीं करनी शादी। वालिदा कहने लगी तो क्या सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहोगी? मैंने कहा हाँ बैठी रहूंगी। अब ये मत कहना अम्मा कि मैं तुम पर बोझ हूं, मैं बोझ उठा सकती हूं। अभी मैं अम्मा से बातें कर ही रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो वो सामने खड़ा था, पैंट कोट पहने हुए था, मुझे देख रहा था। कहने लगा अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? मैंने कहा नहीं। कहने लगा क्यों? मैंने कहा मेरा घर इस काबिल नहीं है, एक भी कुर्सी नहीं है जिस पर मैं आपको बिठा सकूं। उसने दरवाजा पूरा खोला, मुझे हल्का सा पीछे किया और अंदर दाखिल हो गया। मेरी वालिदा अपनी चारपाई पर बैठी थी, वो जाकर उनके बराबर में बैठ गया, उनकी खैरियत पूछने लगा। फिर कहने लगा कि अच्छा क्या मैं आपकी बेटी को कुछ देर के लिए लेके जा सकता हूँ? मैंने कहा मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। कहने लगा क्यों? मैंने कहा देखें अब आप ठीक हो गए हैं, आपको मेरी जरूरत नहीं है। कहने लगा शट अप। मेरी वालिदा ने उसे इनकार नहीं किया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। कहने लगा गाड़ी में बैठो। मैंने कहा आप मेरी बात नहीं समझ रहे। कहने लगा सबरीना गाड़ी में बैठो। मैं फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठ गई। कहने लगा अपना वादा याद है तुम्हें? मैंने कहा कौन सा वादा? कहने लगा हमने ऑपरेशन से पहले कोई वादा किया था। उसकी वालिदा मुझसे कह चुकी थी कि अब वो अपने बेटे की शादी अपनी दोस्त की एक बेटी से करना चाहती हैं, क्योंकि अब वो ठीक हो गया है, मजीद भी ठीक हो जाएगा। अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं, किसी भी केयर टेकर की जरूरत नहीं, इसलिए मैं वापस आ चुकी थी। मैंने कहा कि मेरा उस पर कोई हक नहीं, मंगेतर को पहना दीजिएगा। कहने लगा मंगेतर को ही पहनाना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो डायरेक्ट शादी करना चाहता हूँ। मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा मैं आपके काबिल नहीं हूँ। कहने लगा जानता हूँ, मसनूई टांगे हैं मेरी और तुम एक परफेक्ट लड़की हो, मुझे कहाँ अपने काबिल समझोगी? मैंने कहा ये बात नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। कहने लगा मेरी बीवी बनने के बाद गरीब नहीं रहोगी। मैंने कहा ये मत समझें कि मैंने जो कुछ किया है आपसे मोहब्बत की वजह से किया है, मुझे पैसों का लालच था। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी माँ मुझे बुरा भला समझे कि मैंने इलाज करवाते करवाते उसके बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। कहने लगा हाँ मुझे नजर आ रहा था कि तुम सब कुछ पैसे के लिए कर रही थी। मैंने कहा मैंने 10 लाख लिए हैं आपको ऑपरेशन के लिए आमादा करने के लिए, वरना मुझे क्या लगता? कहने लगा ठीक कह रही हो, फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों करना चाहते हैं? मैं नहीं करना चाहती। कहने लगा फिर भी मैं करना चाहता हूँ। ये कहते कहते वो मुझे अपने घर तक ले आया। कहने लगा गाड़ी से उतरो। मैंने कहा नहीं। कहने लगा सबरीना गाड़ी से उतरो। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे बंगले के अंदर ले गया। अपनी वालिदा से कहने लगा ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। उसकी वालिदा हैरत से उसे देखने लगी। कहने लगा इसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब सब मुझे छोड़ के जा चुके थे। मम मैं अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका था, लेकिन इसने मुझे जीना सिखाया है, हंसना सिखाया है। अगर आज मैं आपको अपने पांव पर खड़ा हुआ नजर आ रहा हूं ना, तो वजह ये लड़की है। अगर मैं खुश रह सकता हूं तो सिर्फ इसके साथ। आप चाहती हैं ना कि मैं अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारूं, तो इसे बहू के तौर पर कबूल कर ले, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ। उसकी वालिदा कहने लगी कि मैं कल से इसी लड़की के बारे में सोच रही हूँ। हालांकि मैंने इसे 10 लाख का चेक दिया था, फिर भी इसने मुझे वापस कर दिया। कोई और होती तो पैसे के लिए सब कुछ कर रही होती, वो 10 लाख कभी ना ठुकराती, बल्कि मुझसे तो 5 लाख भी मांग लेती तो मैं उसे दे देती। जिस तरीके से इसने तुम्हें संभाला कोई भी तुम्हें संभाल नहीं सकता था। उसकी माँ ने मुझे कबूल कर लिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी महलों की रानी भी बन सकती हूँ, कभी किस्मत यूं भी ख्वाबों को सच्चा कर सकती है। जमशेद ने शादी के बाद मेरी वालिदा को भी अपने घर में रखा। फिर मुझसे कहने लगा कि इस बार मैंने जिंदगी का फैसला बिल्कुल ठीक किया ना मैंने दौलत को देखा, ना स्टेटस को, ना ही रंग बिरंगी तितलियों को। अपने लिए एक बहुत अच्छा और खूबसूरत हमसफर मुंतखब किया।
मैं भी जमशेद के साथ बहुत खुश थी।